ठीक है, तो फिर हम लोग हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थी हम लोगों ने, नहीं? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ट्रैवल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा कुछ नहीं है ना? ओके, चलो तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं पहले क्विकली, एंड फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बातें बंद, लिखना स्टार्ट करो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है? ओके, अब इसमें हमारा दोस्त कहाँ पे आ जाए? ओके, अब प्लैंक्स क्वांटम थियरी में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये बराबर से काम नहीं कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, हाँ, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है? वेयर न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। तो फॉर्मूला क्या बनता है? एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, एंड 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा बार। तो एनर्जी इज इक्वल टू, ये तीन फॉर्मूलाज हम लोग ने देखे थे। फिर बाद में इसका ये जो बीच वाला फॉर्मूला है वो बहुत यूज करते हो दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रिक में कन्वर्ट किए थे। ट्रिक हो गई थी, ट्रिक ये आई थी, एनर्जी इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दूसरा आया था एनर्जी इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बराबर है, ये किया था। इसके क्वेश्चन किए थे, ट्रिक का भी क्वेश्चन करके हो गया था। ओके, ट्रिक के ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे नहीं है, एक दो क्वेश्चन करते फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन लेंगे, फाइंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ A 300 एंगस्ट्रॉम, B 620 नैनोमीटर, C 1240 एंगस्ट्रॉम। तीनों सॉल्व करने हैं। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, तीन क्वेश्चन है ABC, ठीक है? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? करो, है आंसर? हो गए? है किसी को कुछ दिक्कत? अब पहले वाले का आंसर, यस, डायरेक्ट में नंबर्स लिख रहा हूं, 12400 अपॉन 300, कट 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 3 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 41.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा वाला 1240 अपॉन 620, ये कट कट 61 1 सा 61, 61 2 सा ना, 6 का डबल 12, 2 का डबल 4, तो आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट वाले का 12400 अपॉन 1240, ये कट ये 1 सा, तो आंसर आएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आ रहा है क्या किया? तेज नहीं हो रहा है ना? ठीक है, ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान दो। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बाद में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं, मतलब लाइट का, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है? तो लाइट एक्चुअल में फाइनली अपने को पता चले कि इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आ रहा है? तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी डेफिनेशन लिख दो। द वेव इन विच the wave in which electrical and magnetic fields travels perpendicular to each other. The wave in which electrical and magnetic field travels perpendicular to each other. Fields travel perpendicular to each other. Travels perpendicular to each other. Is called as electromagnetic radiation. ठीक है? अब ध्यान दो, अपने पास एक्सिस, ये वाला कौन सा एक्सिस रहता है? XYZ, Y, ये वाला
एंड ये वाला z बराबर। अगर हाँ तो लाइट में दो फील्ड्स रहती है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, समझ में आ रहा है। इफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, वेव फॉर्म में जाने वाली है, तो इट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। कैसे जा रही है? ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो देखो एक फील्ड ऐसे जा रही है, इसके परपेंडिकुलर में दूसरी मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है। परपेंडिकुलर कैसे आएगा? एक कैसे? ऐसे ऐसे। अच्छा ये क्या है? क्या? हाँ हाँ, सांप जैसा, बराबर। एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जाएगा ना, ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को, ऐसे। फिर बाद में हाँ, ये किया था हम लोगों ने, किया था ना? नहीं, ओके ठीक है ठीक है, चलो अभी कर लेता है। तो इसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिकल फील्ड, सॉरी मैग्नेटिकल फील्ड रहेगी, ठीक है। तो अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे सीधे ट्रेवल कर रही है, खड़े, ठीक है, तो मैग्नेटिकल फील्ड ऐसे सांप जैसा सोकर ट्रेवल करेगी, समझ पा रहे हो? एंड इनके बीच में 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत तो बना दो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिकल फील्ड। हाँ रिमोट है, नीचे देखो, है नहीं? एसी का रिमोट देना। टेम्परेचर बहुत है, बच्चे गारट गए एकदम। सोलह पे था क्या? जाता है ना, मतलब ओके। तू बचपन में गिरा था क्या? ओके क्या पता। ओके अब हाँ, तो वो फैन मोड पे रहेगा, तभी फैन मोड पे वो उतना उससे नीचे नहीं जाता। ओके अब ठंडी लगेगी, हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पढ़ा होगा ये तुम लोगों ने शायद से, ओके। अब इसमें ध्यान दो, इसमें लाइट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई रहती है, ठीक है। ये एनर्जी है, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाईएस्ट एनर्जी कौन से रेडिएशन में रहती है? गामा रेडिएशन। गामा से ज्यादा रेडिएशन एनर्जी रहती है कॉस्मिक रेज में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रहती है कॉस्मिक रेज, जो हम लोगों को पढ़नी नहीं है। कॉस्मिक रेज के बाद क्या आता है? गामा रेज। गामा रेज के बाद एक्स रेज, वेरी नाइस। एक्स रेज के बाद अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद विजिबल। अब विजिबल में कितने कलर आते हैं? 7 के साथ, तो पूरा विग्योर आता है, ठीक है। विग्योर कहां से शुरू होता है? कितने नैनोमीटर से स्टार्ट होता है? 400 नैनोमीटर, ओके। एंड कहां पे खत्म होता है? ओके 800 नैनोमीटर, ठीक है। कभी कभार ये 360 टू 800 या फिर 400 टू 760 प्लस और माइनस 40, ठीक है। अब रेड के बाद आता है इंफ्रारेड। आईआर के बाद वेरी नाइस माइक्रोवेव, एंड सबसे कम बराबर, ओके। अब रेडियो वेव से क्या होता है? रेडियो से चलते कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। वाईफाई एंड ऑल सब कुछ कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? रेडियो वेव्स के। माइक्रोवेव से खाना गर्म होता है ऑब्वियसली। आईआर रिमोट चलता है, ओके। और हीट फील होती है सनलाइट से, जो भी मतलब हीट फील होती है वो आईआर रेडिएशन की वजह से रहती है। विजिबल लाइट जो हम लोगों को दिखती है। अल्ट्रावायलेट हाँ, स्टरलाइज करने के लिए या फिर कैंसर होने के लिए, मतलब स्किन कैंसर के लिए रीजन रहता है, हार्मफुल है।
ठीक है। एक्सरेज बोन्स देखने के लिए या फिर कैंसर होने के लिए, बहुत सारे एक्सरेज के कांटेक्ट में आ गए तो कैंसर होता है। गामा रेज महाभयंकर, गामा रेज से मतलब हम लोग न्यूक्लियर फिशन एंड ऑल वो सब कर सकते हैं, एंड ये थोड़ा सा भी टच हो गई तो पक्का कैंसर है। मतलब एक्सरेज कैसे हम लोग हाथ पे डाल दिए, इमेज आ गई, हाथ निकाल दिया, कैंसर नहीं होगा। बट गामा रेज थोड़ी सी भी अगर टच हो गई तो मजा आ जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है, पक्का मरोगे। हाँ वैसा तो हाँ गामा रेज, ठीक है, हाई वेरी हाई एनर्जी, ठीक है। एंड कॉस्मिक रेज वो अपने को देखनी ही नहीं है, ठीक है। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो इधर एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड लैम्बडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्बडा इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहां पे हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी बट स्मॉल वेवलेंथ, ठीक है। यहां पे लो एनर्जी, हाँ कॉस्मिक रेज में भी वही है, लो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी, यस लार्ज वेवलेंथ, ठीक है। कोई दिक्कत, ये समझ में आता है? ओके तो ध्यान दो, कॉस्मिक रेज या फिर गामा रेज, इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी रहेगी, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, समझ पा रहे हो। तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा वो डिस्टर्बेंस लाते रहेगा, वाइब्रेशंस करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रहेगी। एंड जितनी कम फ्रीक्वेंसी होती जाएगी, मतलब जितनी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, उतने ज्यादा एनर्जी कम होती जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है? ये बना दो। बिल्कुल नहीं, नॉर्मल लाइट पे तो सिर्फ विजिबल रहता है, यूवी भी नहीं रहता है और आईआर भी नहीं, उसमें भी नहीं। वो अपने अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको कैंसिल आउट कर देती है। किसमें? हाँ उसमें अब डिपेंड कर रहे हैं, बट हाँ करेंगी अगले 100 साल तक तो और करने ही वाली है। नहीं, कौन से लोग जाते हैं? हाँ वो पागल लोग रहते हैं, वो उनको मरना रहता है लिटरली। हाँ हाँ कभी चांस मिले तो जाना मत। और वो छुप के जाने वाले ना, वो यूट्यूब पे वीडियोस जो आते हैं, हाँ वो येड़े रहते हैं, हाँ हाँ वो मरने वाले रहते हैं। एंड वो प्लांट के नजदीक नहीं जा पाते हैं, हाँ वो दूर रहता है। गामा रेस के कांटेक्ट में आने के बाद लिटरली अपने ऑर्गन जैसे पिघलने लग जाते हैं, मतलब ऐसे उनकी इंटीग्रिटी ब्रेक डाउन होने लग जाती है, सेल्स ऐसे चिपक के रह नहीं पाते, तो ऐसे मेल्ट हो के मरते हैं लोग अंदर अंदर से, एकदम बेकार। हाई एनर्जी ई, फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू न्यू न्यू। डन। अब चलो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट एनर्जी वेवलेंथ ऑफ calculate
वेवलेंथ ऑफ 90 मेगाहर्ट्ज फोटॉन, ठीक है। ओके, ये कहाँ पे दिखता है, मतलब ऐसे तुम लोगों ने कभी प्रैक्टिकली देखा है 90 मेगाहर्ट्ज रेडियो में? 92.5 92.3 मिर्ची वो सब रहता है ना, उसके आगे MHz लिखा रहता है, देखना, ठीक है। तो उसका मीनिंग मेगाहर्ट्ज रहता है, फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी। तो एक रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, मतलब वेवलेंथ कितनी रहती है, वो देख लेते हैं। चलो करो। अभी इस रूम में अगर रेडियो ऑन करूंगा तो सुनाई देगा? हाँ, उस फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं लेके जाऊँ तो सुनाई देगा क्या? देता है, बराबर। तो अभी इस रूम में रेडियो वेव्स है, अभी भी है, मतलब समझ में आ रहा है? दिखती है क्या? क्योंकि हम लोग विजिबली देख पाते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसकी वेवलेंथ निकालो जरा जल्दी। फॉर्मूला सबको पता है ना? अभी आज सुबह में लिख के दिए थे, ठीक है, वो वाले करो। क्या 3.33? हाँ करेक्ट है, हाँ यूनिट करेक्ट, ठीक है। तो क्या है आंसर? पहले मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना, ठीक है, और इस आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। लैम्बडा इज व्हाट 3, सॉरी सी इज व्हाट 3 into 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 90। तो हाँ 90 into 10⁶ करना पड़ेगा, ये समझ पाते हो? क्योंकि मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर बाद में 10⁻, हाँ देखो, दिस कैन बी रिटन एज 10⁸ into 10⁻⁻6 अपॉन 9 into 10⁻⁻1 माइनस नहीं +1 ना, मतलब 9 into 10 90, 10⁻1, ये भी ऊपर जाएगा -1 बनेगा, 8 - 6 माइनस +2, 1 ऊपर जाएगा -1 बनेगा, तो जस्ट 1, तो 3 into 10 या फिर 3 into 10⁻1 अपॉन 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 10/3। आंसर कितना आएगा? 3.33। यूनिट क्या आएगा? तो मतलब देखो, ये रूम भी 3 मीटर का नहीं लग रहा है मुझे, नहीं है ये रूम ऑलमोस्ट मतलब 3-4 मीटर का है, नहीं ज़्यादा ही रहेगा, 6-7 मीटर का रहेगा, समझ में आ रहा है? तो एक रेडियो वेव इस रूम के आधे तक जाती है, समझ पा रहे हो कितनी बड़ी रहती है ना? इतनी बड़ी वेव्स अभी भी यहाँ पे इस रूम में है, दिख पाती है क्या अपने को? नहीं, क्योंकि हमारे जो सेल्स है वो बहुत छोटे रहते हैं, वो छोटे फोटॉन्स को ही कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। ओके, इसमें कोई भी दिक्कत? और एक क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। नहीं, हाँ मतलब ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाँ। फोटॉन मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल। अब कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटॉन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन नैनोमीटर। चलो, इन नैनोमीटर। तो ट्रिक इज, नैनोमीटर वाली ट्रिक यूज करेंगे, तो एनर्जी इज इक्वल टू 12400, करेक्ट, नैनोमीटर में। तो अपने को भी नैनोमीटर में ही चाहिए, तो लैम्बडा इन नैनोमीटर विल बिकम 124, हाँ सॉरी हाँ माय बैड, हाँ। अब 1240 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 1, 310 एंड यूनिट क्या आएगा? नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल photons having 400 nanometer
वेवलेंथ। ठीक है, करो। वन मोल, हाँ, वन मोल फोटोन हैविंग 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। 6 ले सकते हो, चलेगा। इन किलो जूल। चलो मैं स्टेप्स बताता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालो, ट्रिक यूज करो, एंड एक फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालो, करो। ठीक है, स्टेप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालो। फिर बाद में दैट इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, नाउ कन्वर्टेड टू 1 मोल। उसके लिए भी हम लोगों ने एक ट्रिक बना के रखी है, ढूंढो, खुद से नोट्स ढूंढो, मैं ओरली बता दूंगा तो कैसे वो तुम लोग भूल जाओगे बाद में। खुद से एक बार फिगर आउट करो, हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू मोल पर मोल। करेक्ट, वो ट्रिक ढूंढो सब जन। हाँ, कुछ तो गड़बड़ की है तुमने। हाँ, नहीं, वो नहीं। एक हम लोग ने ट्रिक बनाई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू सम जूल पर मोल। पर मोल में कन्वर्ट करने की ट्रिक बनाई है, चेक करो, ढूंढो। हाँ, वापस ये सब जन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंचे। 10 तो कुछ नहीं आएगा, 10 बिल्कुल नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। ओके, हाँ करेक्ट है। बाकी लोग पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक सब जन पहुंचे, उसके बाद एक कन्वर्जन है, खुद से ढूंढो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू सम किलोजूल पर मोल। पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन पढ़ाया था, वो ढूंढो, खुद से फिगर आउट करो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ाया था, चलो ये भी बता देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वाले टॉपिक में ढूंढो। ओरली बता दूंगा, मैं पढ़ा के दूंगा तो बाद में तुम लोगों को याद नहीं रहेगा, खुद से फिगर आउट करो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पॉइंट नंबर 7 या 5 ऐसा कुछ, लास्ट पॉइंट पे, मतलब लास्ट वाले पॉइंट में कन्वर्जन पढ़ाया हुआ था। ए, तुम कौन सा देख रहे हो, किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल वाला? हाँ, जूल पर मोल वाला, हाँ। अब देखो, मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ, हमारे ट्रिक से कितना मतलब जल्दी हो जाएगा, एंड फिर बाद में एक्चुअल में इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर ट्रिक भूल गए तो प्रैक्टिस एक्चुअल मेथड भी बता रहनी चाहिए ना, इसलिए। अब देखो समझो, एनर्जी इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर विच इज 400, कट हो गया, एंड फिर आंसर आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बाद में हम लोगों ने ट्रिक बना के रखी थी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96,500 जूल पर मोल। पर मोल में अगर कन्वर्ट करना है तो इतने से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कुछ पढ़ाया हुआ है। तो जस्ट इसे 3.1 को 96,500 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो, वो सब ना करना पड़े इसलिए ट्रिक बनाई हम लोगों ने, एंड डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि मतलब 299 आ रहा है ना, 299.5। ठीक है, ओके, हाँ वो करते हैं, बताता हूँ। ठीक है, किलो जूल में कन्वर्ट करने तो क्या ही है, 96.5 किलो जूल। नहीं, वैसे तो आंसर तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻19 जूल्स। अब बाकी लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको एक्चुअल में, मतलब लेंदी मेथड। ठीक है, लेट अस से कि तुम लोगों को एग्जाम में ये सब याद नहीं आया, तो क्या करें, तो पहले एनर्जी निकालो। हाँ, बाय द वे ये पहले से दे देंगे, H इज इक्वल टू 6.63 into 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो पहले एनर्जी निकालो बाय यूजिंग Hc बाय लैम्बडा विच इज 6.63 into 10⁻34 into 3 into 10⁸ अपॉन लैम्बडा 400 into 10⁻9। इससे कुछ तो आंसर आएगा,
जो भी आएगा, मैं सॉल्व नहीं करते बैठने वाला हूँ, घंटा लगाता है, ठीक है। तो इससे जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा, एनर्जी का यूनिट जूल्स फॉर वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल फोटोन, ठीक है। बट दे आर आस्किंग फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन, तो नाउ व्हाट विल डू, तो ये पूरे नंबर को ये एक फोटोन का था, तो एक मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके वो एक मोल में कन्वर्ट होगा। एंड ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कुछ समझ में आ रहा है। एंड ये इतना कैलकुलेशन करते करते मतलब हो गया ना, ये 2-3 मिनट में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, रादर इधर मतलब 3 स्टेप में हो रहा है, समझ पा रहे हो। 299.15 ना, वही ना 299.1.5, नहीं, तो तुम लोगों ने पॉइंट पे कुछ तो गड़बड़ की है। इसका आंसर तुम्हारा आना चाहिए 299.150 ऐसे कुछ जूल पर मोल। एंड फिर बाद में किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3 पॉइंट पीछे लाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 299.15 किलो जूल पर मोल। अरे कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछो, ऐसे कुछ नहीं है। इसका यूनिट जूल क्यों ले रहे हो उस केस में? किस केस में? एच का लैम्डा में, क्योंकि h पहले जूल्स में दिया है ना, ऊपर देखो ना h का यूनिट जूल्स में दिया है, तो जो भी आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा, फाइनली वापस किलो जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और कुछ? ओके, तो इतने कैलकुलेशन ना करना पड़े इसलिए ट्रिक पढ़ाई हुई है, ठीक है। ओके, बोलो, नहीं बोलना, क्या रहे हो? तो अगर मेरे को इसको ईबी में कन्वर्ट करना है तो जस्ट मिनट, हाँ क्या तुम पूरा सॉल्व किए? कौन से? नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बाद में अच्छा पर मोल में कन्वर्ट किया, फिर पर मोल को वापस 1.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही आंसर आना चाहिए। तुम्हारे कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ होगी, या फिर हम लोगों का, हाँ, या फिर हम लोगों का जो 96500 है वो कन्वर्जन जो अप्रॉक्स है, उसका एक्चुअल आंसर 96,487 है। 29.7। तो मैं वही बोल रहा, नहीं, तुम्हारा 297 आ रहा है, तुमने यहाँ पे पावर में कुछ तो गड़बड़ किया, घर पे जाके आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा, हाँ, तो अपना जो 96,500 है वो राउंडेड ऑफ फिगर थी, हाँ, तो इसकी वजह से तुम्हारा मैच नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं, बाकी करेक्ट है तुम्हारी मेथड, सिर्फ वो पॉइंट की गड़बड़ वो घर पे जाके देख लेना, ठीक है। ओके, एनी डाउट? अब इसके बाद और एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर बाद में आगे पढ़ाई करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड एनर्जी ऑफ 2 into 10⁵ photons having wavelength 620 नैनोमीटर इन जूल्स, ठीक है। अब ये जूल्स में निकालना है, तो अगेन सेम चीज, ट्रिक यूज करो एंड फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। सिर्फ एक और एक चीज चेंज आएगा, देखो, एनर्जी इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये कितने फोटोन के लिए है? नहीं, ये फॉर्मूला कितने फोटोन का है? एक फोटोन का है, बट अभी कितने फोटॉन्स है? 2 into 10⁵। तो यहाँ पे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करते हैं एंड यहाँ पे n डाल देते हैं, n इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटोन। ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है QV के फॉर्मूला में, nQV, ठीक है, वैसा। तो जब कभी नंबर चेंज होगा तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, करेक्ट है, जूल्स। क्योंकि दैट वाज फॉर 1 मोल, पर मोल वहां पे लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट जब 1 मोल रहता है तो पर मोल नहीं समझा, हाँ, नहीं, रुको, मोल पे जो भी डाउट है वो मोल कॉन्सेप्ट में ही देखते हैं। डिवाइड करने का 96,500 से, 96,500 से। किसमें बोल रहे हो? ऊपर वाले क्वेश्चन में जहाँ पे बड़ा सा फॉर्मूला लगाया जाए, हाँ, उसमें हमने मोल का नंबर तो अभी तक यूज ही नहीं किया था, सिर्फ जूल में निकाला था।
तो जूल को ईवी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1.6 से जूल को ईवी में वापस क्यों कन्वर्ट कर रहा है? अपने को तो जूल्स में ही आंसर, किलो जूल्स में चाहिए था ना। हाँ तो अच्छा, हाँ तो जूल्स को अगर ईवी में कन्वर्ट करें तो 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट विल गेट ईवी फिर। ईवी, यस। सर ईवी में 4 into 10 raised to 5 आएगा। हाँ जूल में कन्वर्ट करने के लिए ईवी का जूल्स का नहीं, ईवी से जूल्स का कन्वर्जन देखो कितना रहता है। 965 नहीं नहीं, वो जूल पर मोल का है, -19। हाँ एक का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जैसे फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर समझ हाँ, और बाद में एनर्जी नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, रुको। हाँ मूल हटना चाहिए हाँ वही मेरे को वही इसमें मोल तो हटना चाहिए ना। मूल हटना चाहिए ऊपर से। चलो बता दो सारे यूनिट्स। देखो इसका यूनिट रहता है जूल सेकंड, इसका रहता है मीटर पर सेकंड, एंड इसका यूनिट है मीटर। मीटर मीटर कट हो गया, सेकंड से पर सेकंड कट हो गया, आंसर किस में आया? जूल्स। तो ये जूल्स में था। एवोगैड्रोस नंबर का यूनिट रहता है पर मोल, ठीक है एवोगैड्रोस नंबर का यूनिट रहता है पर मोल। क्यों? अगले चैप्टर में। हाँ तो जूल पर मोल वो ऐसा है जो मतलब अभी जो लिखाया हुआ है यूनिट वो गलत नहीं है, बट वो कैसे आ रहा है वो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, पूरा मोल के ऊपर एक चैप्टर है ना, वो तभी कर लेंगे, ऐसे कुछ ज्यादा लोड मत लो। हाँ हाँ 6.4 into 10⁻14। अब बताता हूँ रुको, करते। अब यहाँ पे जी तभी बात करना बंद करो जरा। देखो नंबर ऑफ फोटोन इज 2 into 10⁵ into 1240 अपॉन 620, 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2, तो आंसर आएगा 4 into 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू joules. To convert electron volt into joules will multiplied by 1.6 into 10⁻⁹। ये स्टेप मिसिंग होगी तुम लोगों की, ठीक है? तो ये स्टेप करो, फिर बाद में 6.4 into 10⁻14 जूल्स, ठीक है? आंसर जूल्स में था। ओके आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? हेडिंग लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, IE, ठीक है? पहले डिफाइन कर रहे हैं इसको। ये सब हम लोगों को यूज होगा इसमें, क्या बोलते हैं उसका नाम, बोर्स थ्योरी, ठीक है? सो द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bound electron, the energy required to remove the most loosely bound electron, the most loosely bound electron from an, the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom is called as ionization energy. The energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, is called as ionization energy. सबने फॉर्मूला की बुक बना ली? नहीं, नेक्स्ट टाइम मतलब नहीं है, मैं अचानक से मतलब वाइवा ले लूंगा, अगर फॉर्मूला से नहीं आया तो मतलब फिर लिख के आना 50 बार 5 बार, जो भी मेरा तभी मन रहेगा, मूड जितना खराब रहेगा, ठीक है? अगर घर पे कलेश करके आया रहूंगा तो 50 बार, अच्छे मूड में रहूंगा तो 5 बार। ओके, तो इस कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? अब ध्यान दो, प्रोटॉन, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। लेट अस से कोई एटम है जिसके पास फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2, सेकंड में 8, एंड लास्ट में लेट अस से 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा रहता है? लास्ट वाला। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मतलब बाहर से उठा के फेंकना है। तो अभी किसी भी चीज को अगर उठा के फेंकना है तो उसमें से एनर्जी निकालनी पड़ती है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है।
हाँ एनर्जी निकालनी पड़ती है। रुको, अब लेट अस से कि एक फुटबॉल है, इधर ऐसे पड़ा हुआ है और ये तुम हो, ठीक है, इसको तुम लोगों को किक मारना है, फुटबॉल पे एनर्जी दोगे, उसमें से एनर्जी निकालोगे, देंगे, समझ में आ रहा है? तो वी नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी सो दैट इट विल गो आउट ऑफ द बाउंड, समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी इसको निकालने के लिए मैं एनर्जी दूंगा। अब एनर्जी कौन से फॉर्म में देने वाले हम लोग? अब देखो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में दिया जा सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, लात मारना, ठीक है, दूसरी हीट एनर्जी, गर्म करना, तीसरी लाइट एनर्जी, फोटोन, जो पढ़ रहे हैं ना बे ये गधो, समझ में आ रहा है? ओके, तो कौन से फॉर्म में एनर्जी देंगे? लाइट एनर्जी, समझ में आ रहा है? ओके, अब लाइट कौन से फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव फॉर्म, तो ऐसा आ जाती है, ठीक है। तुम लोगों ने कभी ऐसे किसी एक तालाब में ऐसे कोई पत्ता वत्ता देखा है फ्लोट करते हुए? ओके, तो जब वेव्स आती है तो ये पत्ता क्या करता है? हाँ, आगे जाता है क्या? ये पता है क्या तुम लोगों को पहले से? कैसे? हाँ, कुछ भी। ओके, ठीक है, गुड। तो देखो बे, वेव्स जब आती है ना तो चीजें आगे पीछे नहीं होती, वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो वेव की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी रहती है कि वेव हमेशा चीजों को सिर्फ ऊपर नीचे हिला सकता है, वो बाहर निकाल सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है क्या? तो हम लोगों ने ऐसे एटम्स के ऊपर लाइट छोड़ी, ऐसे लाइट गई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? ऊपर नीचे होना चाहिए। बट फिर हम लोगों ने एक्चुअल में जब देखा ऐसे लाइट जा रही है और इसको ऐसे बाहर फेंक रही है, ठीक है, एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल क्या करेगा तो बाहर निकलेगी? बम्बार्ड, कोलाइड करेगा तब। बट अगर वेव है तो पार्टिकल कभी बाहर निकल सकता है क्या? नहीं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो लोगों ने वही, मतलब अभी देखो न्यूटन ने इधर से मतलब बताया था कि अगर किसी एटम के ऊपर हम लोग एक लाइट का फोटोन फेंक के मार रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकलता है, समझ में आ रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है मतलब लाइट इज एक्टिंग एज अ पार्टिकल और वेव, पार्टिकल, समझ में आ रहा है? ठीक है, बट उसमें अपने यंग भी आ गए थे अपने स्लिट्स लेके, और उन्होंने बोला कि साला यहाँ पे देखो बीच में लाइट आ रही है, तो जब ऐसे इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन होता है, तो सॉरी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो कौन सा नेचर रहता है? वेव नेचर, तब वेव नेचर रहता है। एंड न्यूटन के अकॉर्डिंगली कौन सा नेचर दिखा रहा है? पार्टिकल नेचर। एंड फिर बाद में कौन आया था? आइंस्टाइन, उसने क्या बोला? दोनों करेक्ट है, समझ में आ रहा है? हेंस लाइट पजेस ड्यूअल नेचर। इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, नहीं, वो तुम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, वो पार्टिकल जब, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बता रहा हूँ बाद में। हाँ, अब ध्यान दो, तो देखो प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के रखा था, तो इसको इधर से अगर बाहर निकालना है तो वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी, समझ में आ रहा है? अब जो फोटोन है, ध्यान देंगे सब जन, एनर्जी ऑफ फोटोन चलेगा, ईपी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। लेट अस से फोटोन की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर 10 जूल लग रहे हैं तो फोटोन के पास 8 जूल्स है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है? तो अगर फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम होगी तो आयनाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा, नो आयनाइजेशन। ये समझ में आ रहा है? पक्का? इधर चिपकता है, इधर चिपकता है, हाँ ओके। मतलब ये है, इधर से अगर निकालते वक्त मैं ऐसे थोड़ी सी एनर्जी दूँ, निकल पा रहा है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? ओके। अब उसी बदले अगर फोटोन की एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों इक्वल रहेंगी, इसको निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगती है मैंने उतनी दे दी है, निकलना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, बराबर? तो ये निकल जाएगा, तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी होगी, मतलब आयनाइजेशन होगा। बट अगर फोटोन की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, मतलब निकालने के लिए 10 जूल लग रहा है बट 12 जूल की एनर्जी में प्रोवाइड कर रहा हूं, इधर है, जोर से निकाला, क्या हुआ? और मतलब निकल गया, पहले आयनाइजेशन हुआ एंड उसके बाद तो एक्स्ट्रा एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? आराम से, बेकार मत हो, पहले टूट ही जाएगा कभी ना कभी। अब तो एक्स्ट्रा एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अरे मूव किया ना बे पेन, तो एक्स्ट्रा एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा एंड फिर बाद में जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जब एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो इट चेंजेस इनटू
काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आयनाइजेशन तो होगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? लिख दो। हो गया? ओके, इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज a metal having ionization energy 4 electron volt is 4 लिखते हैं, 3 electron volt is subjected to a photon of A 620 electron volt, sorry 620 nanometer, 3100 angstrom and 155 nanometer। ठीक है, find if the metal is ionized or not, and the रुको भाई, हाँ ठीक है, and the kinetic energy gained by the electron। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। तो यहाँ पे ध्यान दो, तुम लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी दी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हर एक फोटोन की एनर्जी निकालो, समझे? एंड फिर बाद में एनर्जीज को कंपेयर करो, कहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन इज लार्जर, कहाँ पे कम है, कैसा है। ठीक है, करो। तो पहले वाले में एनर्जी इज इक्वल टू 1240 अपॉन 620 which is 2 electron volt। 2 electron volt is lesser than ionization energy। तो पहले वाले में आयनाइजेशन होगा क्या? नहीं। ये समझ में आ रही है? आयनाइजेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, बट यहाँ पे 2 ही है तो आयनाइजेशन नहीं होगा। सेकंड वाले में एनर्जी इज इक्वल टू 1240 अपॉन 310 एंड इसका आंसर आता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी। आएगा, आयनाइजेशन होगा। एंड फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन में यूज होंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बच जाएगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सी 1240, अच्छा 00 ऐसा था ना, एंगस्ट्रॉम में था, सॉरी। हाँ, एंड यहाँ पे 1240 अपॉन 155। ठीक है, 55 सॉरी 15 8 जा 120, 5 8 जा 40, तो बराबर जा रहा है। तो 1 जा एंड 8 जा, तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? ओके, तो फ्रॉम दिस कैन आई से दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये करेक्ट है क्या? मतलब यहाँ पे इस फॉर्मूले में करेक्ट है क्या? दिख रहा है करेक्ट? पक्का ना? देखो ना, फोटोन आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है इस क्वेश्चन में? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो भी फोटोन की एनर्जी रहेगी उसमें से आयनाइजेशन के लिए जो एनर्जी यूज हुई वो प्लस बाकी सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड velocity gained by an electron when it is ejected from a metal having 3 electron volt ionization energy interacting with a photon of 310 nanometer। ठीक है,
पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम. हाँ, गिवन दैट mass of electron is 9 into 10 raised to minus 31 kg. ठीक है, 9.1 नहीं है, 9. क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही फॉलो करने का. ठीक है, अब यहाँ पे ये अपना बी जो क्वेश्चन था ऊपर, सेम टू सेम क्वेश्चन है. ठीक है, बस काइनेटिक एनर्जी से तुम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है. फॉलोड. मैं एक साथ पूरा एक बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं टुकड़े टुकड़े में कर रहा हूँ. ठीक है, ये जेई में आने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, उसके ऊपर वाले बहुत इजी थे, ये ऐसे वाले क्वेश्चन जेई में आते हैं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखे ना एनर्जी या फिर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रहती है. जूल में जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यस, हां भाई. वेलोसिटी गेन चाहिए तो इन मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड ही रहती है, इन मीटर पर सेकंड. चलो, पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना. एनर्जी ऑफ फोटोन इज 1240 अपॉन 310. कट आंसर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, तो 4 माइनस 3 आंसर आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. बट अभी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें कन्वर्ट करेंगे? जूल्स में. एंड वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. बराबर. तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी. अभी हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31. समझ में आ रहा है? ये हो गया 3.2. 3.2 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 0.9 3 27, 5 बच गए, तो ये 555 रिकरिंग में आ जाएगा. इनटू 10 रेज़ टू माइनस 31 ऊपर गया तो प्लस 31 12. ओके, ये हो गया v स्क्वायर. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 35.5 इंटू 10 रेज़ टू 12. ठीक है, 10 रेज़ टू 12 नहीं, सॉरी 10 रेज़ टू 10. समझे? 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया मैंने. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? पक्का फास्ट नहीं हो रहा है? अब तुम लोगों को बाद में 4 ऑप्शन रहते हैं, तो क्लोजेस्ट इसको राउंड ऑफ करके v कितना ले सकते हैं? 36. तो 6 इंटू 10 रेज़ टू 5. ये सबको आता है रूट लेना. 36 का रूट लेंगे, 35 का रूट लेंगे, इसका रूट ले लेंगे, तो 35 का रूट जो है 36 करके हम लोग 6 बोल सकते हैं. 10 रेज़ टू 10 का रूट लेंगे तो 10 रेज़ टू 5. 2 से डिवाइड कर देते पावर को. सबको आता है ये, कोई भी दिक्कत? अब नेक्स्ट ध्यान दो, फिर बाद में जो तुम ऑप्शन मार्क करोगे, लेट अस से कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं. एक है 5.92 इंटू 10 रेज़ टू 5 एंड दूसरा है 6.12 इंटू 10 रेज़ टू 5. कौन सा वाला टिक करके आओगे, ए या बी? हाँ, ए वाला. क्यों पे? हाँ नहीं, क्योंकि ये नंबर को बढ़ाया था और बढ़ा के फिर 6 आया, तो ओरिजिनल नंबर का 6 से कम आएगा आंसर, तो ओरिजिनल आंसर 6 से कम रहेगा. ये इतना दिमाग एग्जाम में चल जाएगा अपने आप. ओके, आगे बढ़े. नेक्स्ट, find the kinetic energy gained during ionization of metal M having ionization energy 2 electron volt interacting with a photon of 310 nanometer, given that 80% of 80% of photons energy is absorbed.
ठीक है, देखो हमेशा पूरा फोटोन जो है वो इंटरेक्ट करे ऐसे कंपलसरी नहीं है, कभी कभार कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में रिलीज हो जाती है ना भाई, हीट भी तो जनरेट होती है चीज़ों के साथ इंटरेक्शन में, ठीक है। सिर्फ 80% तो यूज कर सकते हैं। हाँ, तो सिर्फ 80% एनर्जी ही इंटरेक्ट करने वाली है वैसा, ठीक है। करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 100% एनर्जी कन्वर्जन होता है ऐसे कंपलसरी है क्या? एनर्जी लॉस भी हो सकती है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो जो भी फोटोन की एनर्जी आएगी उसको 80% लेना है एंड फिर बाद में सॉल्व करना आगे। ओके, अब इसका 80% निकालो, समझा? ये 100% एनर्जी, उसका 80% एंड फिर बाद में वो यूज करना। मतलब जो नॉर्मली सन से लाइट आती है उसमें एनर्जी नहीं, उसमें उतनी एनर्जी रहती है बट हम लोग उतनी एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब सोलार सेल, कोई भी सोलार सेल सारी एनर्जी कन्वर्ट नहीं करती, लोगों ने सुना होगा। इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलता, क्या एटम से इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलते हैं, बता तो करते हैं ना सोलार सेल एंड ऑल भी, मतलब थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग। हाँ, नॉर्मली भी लाइट आती है निकलता। डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है, करते आएंगे, उधर भी आएंगे। ये समझे? अभी तक क्वेश्चन पे समझ में आ रहा है, इसका प्रैक्टिकल यूज भी हम लोग देखने वाले हैं, बट धीरे धीरे, अभी एक साथ अगर सब कुछ बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं भी मतलब इसलिए मतलब सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे लिख के दे रहा हुआ, नोट्स अच्छे से रीड करना, ठीक है। हाँ, ओके। 3.2 फोटोन की एनर्जी आई, अब काइनेटिक एनर्जी, तो 3.2 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आयनाइजेशन के लिए यूज होंगे, बाकी सब करेक्ट। ये तुम्हारा आ रहा है क्या? तुम नोट्स ऐसे कर रहे हो तो कितना आया आंसर? रुको, इसका 2 आंसर आएगा ना पहले, तो 2 नहीं 4 आएगा ना, सॉल्व करो। ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 31 3 2 4 जा 12 ना बेटा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये पूरे फोटोन की है बट उसमें से सिर्फ 80% यूज हो रही है, ठीक है। तुम 4 तक, हाँ वहां पे तो पहुंच गए ना, वेरी नाइस। अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आंसर आ रहा है इसका 80% निकालना पड़ेगा ना, समझे? क्योंकि उसका सिर्फ 80% इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3.32/10 विच इज 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतने में से एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, तो 2 माइनस कर दो, 1.2 आंसर आ जाएगा। फॉलोड? कोई भी दिक्कत? पक्का? फास्ट नहीं हो रहे ना बे? ओके, अगेन इन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जेई के भी, ठीक है। ये सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी, ये कभी पढ़ा है क्या? ओके, बॉन्ड एनर्जी मतलब डेफिनेशन तुम लोग थोड़ा सा गेस तो मार ही सकते हो ना, क्या लगता है? हाँ, एनर्जी ऑफ अ बॉन्ड, ओके। और मजा नहीं आया कुछ और? हाँ, नहीं ऐसे नहीं, नहीं, तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हो, वो नहीं चाहिए। एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड, करेक्ट, ठीक है। लिखो बे, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या हुआ? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, ठीक है, टू ब्रेक अ बॉन्ड। It is the energy required to break a bond, ठीक है। Okay, question do, okay, question is हाँ, क्या कहेगा? ये देखो वो कुछ किसी में भी पूछ सकते हैं, they can ask in electron volt, they can ask in joules, they can ask in kilojoule per mole, कुछ भी, मतलब ऐसे वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा। अब क्योंकि ये सारे जो भी यूनिट्स है वो एनर्जी के ही है ना, तो मतलब कुछ भी यूज हो सकते हैं वैसे। अब क्वेश्चन, फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल A2 in kilojoule per mole if a photon of 620 nanometer has just sufficient, अबे नहीं सॉरी, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया ना, एक्सप्लेनेशन तो कुछ दिया ही नहीं,
लिख दिया क्वेश्चन, हाँ चलो लिख दो, क्वेश्चन सॉल्व करो फिर एक्सप्लेन करेंगे। हैव जस्ट सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है, मैं भूल गया मतलब पढ़ाना बाकी है। ओके अब जस्ट सफिशिएंट एनर्जी मतलब एग्जैक्ट एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा रहने वाली है क्या? नहीं, समझा? वो जो पहले किया था वैसा ही है एग्जैक्टली। तो 620 नैनोमीटर के फोटोन में उतनी ही एनर्जी जितनी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, ठीक है, तो करो। 193 वेरी नाइस। अगेन हम लोग ये सब ट्रिक्स से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए जल्दी आंसर आ रहा है, तुम लोग कोई भी ऐसे प्रॉपर कन्वर्जन नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो ट्रिक से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वैसे इतना इजी नहीं है बट है। हाँ, तो पहले फोटोन की एनर्जी निकालेंगे सब जन, एंड जो भी फोटोन की एनर्जी है वही बॉन्ड एनर्जी है, करेक्ट है? हाँ हाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में कुछ तो गड़बड़ है। अब फोटोन की एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड फिर बाद में उसको सिर्फ किलो जूल्स में कन्वर्ट करें 96.5 से मल्टीप्लाई करके। फॉलोड? पक्का सबको आ रहा है? बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले, हाथ दिखाओ। हाँ तो इसको सॉल्व करो आगे, कितना आएगा? 6 2 12 ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फिर सिर्फ उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है, वो ट्रिक थी ना, 96,500 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हाँ किलो जूल के डायरेक्ट 96.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 96.5, हाँ तो वो किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा। फॉलोड? पक्का? जिन लोगों के कैलकुलेशन थोड़े स्लो रहेंगे घर पे जाके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने का, मतलब अच्छे से इन द सेंस अभी तक तो होमवर्क दिया नहीं मैंने, बट खुद से कैलसी यूज नहीं करते, डायरेक्ट ओरली करने की कोशिश करना, ठीक है, मतलब सो दैट धीरे धीरे कैलकुलेशन भी फास्ट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो ये सॉल्व करने की जरूरत है मुझे नहीं, तुमको भी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, फिर इस ये जूल में आंसर आएगा क्योंकि तुम जूल्स में कर रहे हो ना वो, फिर बाद में किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फास्ट नहीं हो रहा है ना किसी के लिए? ओके अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो भाई, अब कोई भी मॉलिक्यूल अगर रहेगा A2, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब क्या, ए का एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ए का भी एक इलेक्ट्रॉन है, एंड ये दोनों के ऊपर मैंने कोई एक फोटोन रिलीज कर दिया, ठीक है, ये ऐसे फोटोन आया एंड थोड़ा बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, समझ में आ रहा है? ठीक है, बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास गया, दूसरे ए का इलेक्ट्रॉन दूसरे ए के पास गया, ठीक है, तो दोनों ए के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे 2 ए आए, समझे? जब ऐसा कोई एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी किसी एटम के पास रहता है तो उसको बोलते हैं रेडिकल, समझ में आ रहा है? एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। अब वापस यहाँ पे 3 कंडीशन आ जाती है, अगर फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से कम है, मतलब 10 जूल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लग रहे हैं बट 8 जूल फोटोन के पास है, बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? नहीं, तो नो बॉन्ड ब्रेकिंग, समझ में आ रहा है? अगर फोटोन की एनर्जी एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी जितनी आपने ये क्वेश्चन में जस्ट सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड, समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड ब्रेक होगा, होगा। एंड अगर फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है तो टूटेगा एंड एक्स्ट्रा की एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, समझ में आ रहा है? तो दोनों को इक्वल एनर्जी भी मिल सकती है, मतलब जो भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा, वैसा, ठीक है। वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंडीशन दी रहेगी 80% एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर कोई एक आइटम 60 कर रहा है दूसरा 40 कर रहा है, वो क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। अब लिख दो इसके आगे फिर नो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो भाई, इसके ऊपर अभी और क्वेश्चन, मतलब पहले जैसे ही क्वेश्चन रहेंगे तो लेने की जरूरत नहीं है ना। अरे पहले जो अभी हम लोगों ने आयनाइजेशन की वैसे सेम क्वेश्चंस आएंगे तो लेने की जरूरत नहीं है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन ये वाला देखो,
ध्यान दो, क्वेश्चन मैच द कॉलम्स। कॉलम ए बी सी, O2 F2 N2, ये इनकी रियल वैल्यूज नहीं है जो बाजू में लिख के दे रहा हूँ, वो टाइम पास कुछ भी, ठीक है। N2 96.5 किलो जूल पर मोल, 193 किलो जूल पर मोल, लिख देता हूँ यूनिट, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, एंड ये क्या था 289 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंड नहीं बे, हाँ ठीक है, नहीं 0.5 ये ठीक है। एंड 124 नैनोमीटर, 124 नहीं 1240 नैनोमीटर, 620 नैनोमीटर, एंड जस्ट मिनट, 400 नहीं, हाँ 400 नैनोमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने इसमें, नहीं बट गलत दिमाग लगाया है, रुको। ऊपर वाला रुको एक मिनट, कंफ्यूज मत करना। नहीं बराबर है, तुम लोग गधे हो, तुम लोगों को कुछ आता नहीं, रॉन्ग है बोल रहा, 400 नैनोमीटर बराबर है। ए नहीं यार, ये क्वेश्चन है, मैथ्स का करना है। अभी सॉल्व करेंगे। क्या मतलब, ए मॉलिक्यूल, बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, सी वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड इन दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके आराम से, ज्यादा इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है। हाँ पहले जो तुम लोगों को भी रवि सर आगे पढ़ाएंगे वैसे तो, ठीक है। इनमें किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी वो अपने को सोचना है, देखते हैं। अब ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड रहता है? सब में कोवलेंट है, एक चमाट दूंगा ना। हाँ डबल बॉन्ड रहता है, किसने बोला? डबल बॉन्ड रहता है। ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड रहता है? डबल बॉन्ड। फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड। हाँ क्वेश्चन नहीं पूछना है, आंसर देना है। सिंगल बॉन्ड रहता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। समझ में आ रहा है? अब वो लकड़हारे की स्टोरी तुम लोगों ने सुनी होगी, एक लकड़ी इजीली ब्रेक होती है, दो जरा डिफिकल्ट हो जाएंगी। तुम लोगों ने, वो फार्मर की नहीं, वो मरते रहता है, उसके बच्चों को बुलाता है, जाओ तीन, अरे कुछ भी, अरे मैं बताता हूँ, आज नहीं सुनी होगी तो ठीक है। क्या थी वो स्टोरी? एक ऐसे फार्मर रहता है, लकड़हारा या कुछ तो नहीं, हाँ लकड़हारा तो वो अपनी एक्स खो देता है ना, फार्मर रहता है। हाँ एक्स ही बोला मैंने पहले, बाद में एक्स बोला, ठीक है ना, इतना क्या है। अब ध्यान दो मैं, तो एक बार एक लकड़हारा ऐसे मरते रहता है, उसके 3 या 4 बेटे रहते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं जाओ 3 लकड़ियाँ लेके आओ, ठीक है, 3 नहीं मतलब ऐसे एक लकड़ियाँ लेके आओ सब जन। फिर बाद में हर एक बच्चे को एक लकड़ी देते हैं हाथ में, एंड फिर बोलते हैं इसको तोड़ के दिखाओ, तो वो ऐसे इजीली तोड़ देते हैं। फिर बाद में वो ऐसे 4 लकड़ियों को ऐसे मिक्स करता है और उसको ऐसे बांधता है, एंड बोलता है अभी ये तोड़ के दिखाओ, हाँ याद आया। फिर बाद में वो टूटती नहीं है, फिर बोलता है हाँ अभी जिंदगी भर ऐसे ही एक साथ रहना, ऐसे कुछ है। हाँ वैसा वाला, ये ऐसा वो फालतू स्टोरी, ठीक है, वैसे वाली। तो अभी इधर भी वही लॉजिक यूज करना है। 2 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा इजीली टूटेगा? सिंगल बॉन्ड इजीली टूटेगा। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी? सबसे कम, विच इज नैनोमीटर किधर है? एनर्जी इधर है, हाँ 96.5, समझे। एंड फिर बाद में, अभी इसके आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम लोग फॉर्मूला लगाते बैठोगे। ध्यान दो, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा वेवलेंथ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाते हैं, फॉर्मूला यूज नहीं करने की जरूरत, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लॉजिक, ठीक है। फिर बाद में सिंगल बॉन्ड के बाद कौन? तो डबल बॉन्ड को थोड़ी ज्यादा एनर्जी, एंड फिर थोड़ी सी जो बचा वो तो मतलब डायरेक्ट ही है ना भाई। ये क्या किया है समझ में आ रहा है? पक्का?
एकदम सिंपल सा लॉजिक है। इसका एक्सप्लेनेशन बाजू में ऐसे ही लिख देना, यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड ओ रहता है, हाँ, एफ सिंगल बॉन्ड एफ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, कोई भी दिक्कत? ओके, अब एकदम मस्त पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो एकदम सही चैप्टर है, मतलब बहुत कुछ है इसमें, मजा आ जाती है पढ़ते पढ़ते। आज का लेक्चर नंबर क्या है अपना? 5 या 4? 5 रहेगा ना? नहीं, ठीक है, 4, ओके, ठीक है। नहीं, इतना कम तो नहीं है, 4th या फिर 5th होगा ऐसे, है ना, 4th। 1:30 तक है लेक्चर आज, तो 1:30 ना? हाँ, वही पूछा मैंने, 1 o'clock में 1:30, हाँ, अच्छा 12:30 में, इतना जल्दी नहीं आया, वही तो हो गया, जल्दी लिखो। ये सबको एक्सप्लेनेशन समझा ना इसका? ओके। नहीं, कार्बन कार्बन का लॉजिक पूरा अलग है। कार्बन अकेला मतलब 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं बनता ना, कार्बन डायमंड बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसमें ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हो गया? होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है, होता है C2 रहता है, बट बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है, वो तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, मतलब होगा। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट केमिस्ट्री के शुरुआत के लेक्चर्स में तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। पहले 4 चैप्टर्स होने तक तो मतलब दिक्कत रहेगी, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये पहले 4 लेक्चर होने तक मतलब बहुत डाउट्स आएंगे, फिर बाद में उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तब ये बेसिक चैप्टर्स है। हाँ, तो पहले ये 4 चैप्टर्स होने तक एब्सेंट भी कम रहना, हो सके तो रहना ही मत। एक भी अगर कॉन्सेप्ट निकल गया तो अगले 2 साल में वो बार बार आते ही रहेगा, तो दिक्कत देते रहेगा, ठीक है। और अगर गलती से मतलब एब्सेंट रहना ही पड़ जाए तो डेफिनेटली वीडियोस देख लेना, ठीक है, वैसा। ओके, चलो, 2 हेडिंग लिखेंगे, फोटो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1905, ठीक है। आइंस्टाइन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों को बताया था क्या रहता है, ठीक है। आइंस्टाइन किस चीज के लिए जाना जाता है बाय द वे? हाँ, E=mc² क्या है, वो कौन सी थियरी है? थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, पता है तुम लोगों को? नोबेल प्राइज मिला है उसको, ओके। तो बट आइंस्टाइन को उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला है, रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कम जाना जाता है उसके लिए वो, बट उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है। बाय द वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? हाँ, लाइट। मुझे लगा अभी ऐसे कोई करके दिखाएगा हम। हाँ, ओके, तो लाइट बराबर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी, तो लाइट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, जो हम लोग आजकल बहुत करते हैं, सोलर बैटरी, सोलर सेल, समझ में आ रहा है? सोलर पैनल्स जो यूज होते हैं, ओके, जो उन्होंने 1905 में बताया था, समझ में आ रहा है। एंड इसका यूज बहुत था ना, उस टाइम पे अपने को मतलब पता चल गया था कि भाई अभी कुछ सालों के बाद मतलब तेल वेल खत्म हो जाएगा, फिर गाड़ियां कैसे चलाएंगे, क्या कैसे करेंगे, बहुत टेंशन आ गई थी लोगों को, बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है। उस टाइम पे ये बंदा आया, रुको मैं बताऊंगा क्या करना है, समझ में आ रहा है। तो ये अभी तो बहुत ही यूज हो रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से लेके सब जगहों पे, ठीक है। बाय द वे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यही लॉजिक है कि घर पे सोलर पैनल लगाओ, फिर बाद में उसमें से एनर्जी निकालो, एंड फिर बाद में वो गाड़ी में डाल के चलाओ। हम लोग साला मतलब घर की, हाँ मतलब कोयला जलाते हैं किधर दूर, फिर बाद में उधर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं, वो उल्टा दिमाग चल रहा है अपना, वो गलत है एक्चुअली। यूएस में एक्चुअली अप्लाई होता है, यूएस में बहुत सारे लोग अपने घर पे ही सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, मस्त में गाड़ी चलाते हैं फ्री की, वो करेक्ट लॉजिक है। नहीं तो यहाँ पे वो गणित दिखाते, यूट्यूब पे वीडियो देखे थे तुम लोगों ने कभी? ऐसे गणित दिखाते हैं कि बिजली का हम लोग इतना पैसा देते हैं, फिर बाद में गाड़ी इतना चलाते हैं, गाड़ी का, हाँ देखा होगा ना ऐसे, अब कोई ना कोई एड़ा आता है, हाँ गाड़ी सच्ची गाड़ी का अपफ्रंट हम लोग 5 लाख ज्यादा दे रहे हैं,
बट फिर 5 साल में अगर मैं बिजली का हिसाब लगाऊं और पेट्रोल का हिसाब लगाऊं तो मेरे इतने बचेंगे 5 साल के। मैंने यड़ा है तू, घर पे सोलर पैनल लगाने उसके लिए, समझ में आ रहा है? उसका एक्चुअल लॉजिक वो है। तो ये किसने बोला था? आइंस्टाइन ने। दिखा मतलब एक्चुअली करके दिखाया था, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या किया था, देखो सबसे पहले उन्होंने ली ऐसी एक ट्यूब, ठीक है। नहीं हमेशा कैथोड रे नहीं रहता है वो, ट्यूब। हाँ क्या, क्योंकि उसमें वैक्यूम बनाना इजी हो जाता है ना, सो दैट मतलब रेजिस्टेंस कम हो। हवा में करने जाएंगे तो हो गया फिर खत्म, इसलिए। हाँ तो ऐसे एक ट्यूब ली, यहां पे रखा है एक मेटल इलेक्ट्रोड दिया, मतलब इलेक्ट्रोड ही बोल सकते हैं बट मेटल, ठीक है। यहां पे दूसरा मेटल, इन दोनों को कनेक्ट किया, किससे? नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है भाई, यूज नहीं कर रहा है। हाँ तो कुछ लोड, अभी बल्ब पकड़ लेते, चलेगा? बल्ब जला मतलब करंट भाग रहा है, नहीं जला मतलब नहीं भाग रहा है, ठीक है। फिर बाद में इसमें इसको लाइट में रखा, तो इधर से ऐसे लाइट आई, दिख रही लाइट, ठीक है। एंड जाके ऐसे टकराई, समझ पा रहे हो? लाइट जब कभी ऐसे मेटल के साथ टकराती है तो उसमें से क्या बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, समझे? एंड इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले वैसे सामने के डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट हुए, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते करते कहां पे गए? दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। उस दूसरे इलेक्ट्रोड ने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसके ऊपर, ये सबको पता है। एंड फिर बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स किसमें से भागने लग गए? वायर में से। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बल्ब में से पास होंगे, बल्ब क्या होगा? दिख रहा है चलते हुए। एंड फिर बाद में वापस ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले एंड यहां पे आके मिल गए, वापस लाइट गिरी। समझ में आ रहा है? ये ऐसे चलते रहेगा जब तक दिन चालू है, अपना सूरज चालू है, समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में रात को बंद हो जाएगा, तो जितनी चाहिए उतनी लाइट बढ़ाते बैठो, इसमें कोई भी दिक्कत? बट हाँ बोलो, क्या क्या क्या? वो पीएन जंक्शन में पढ़ाएंगे एक्चुअली। वो प्रॉपर वाला जो है वो फिजिक्स में है, ये पीएन जंक्शन के बेसिस पे काम करता है। तो द थिंग इज कि पहली बात, सोलर सेल इतनी बड़ी रहती है क्या? सोलर सेल इतनी बड़ी रहती है क्या? इतनी दूर तक रहती है क्या? ना, एकदम पतली से रहते हैं ना, एकदम छोटे से वेफर रहता है, सिलिकॉन की वेफर जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअल में सुनो, मैं तुम्हारे डाउट बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना रहता, वो हार्डली ऐसे 1 मिलीमीटर ट्रैवल करता है, पहला पॉइंट। हाँ वो पीएन जंक्शन में पढ़ाएंगे भाई। पीएन जंक्शन क्या है मैं बताता हूँ। पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव। तो नेगेटिव से निकल के हमेशा वो किधर जाएगा? पॉजिटिव में ही जाएगा। वो हम लोग पहले से वैसे बनाते हैं पीएन जंक्शन, वो अलग मटेरियल रहता है। वो कैसे बनाते हैं वो भी मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ, बट मेरे टॉपिक में नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। फिजिक्स में ये पढ़ाया जाएगा, सेमीकंडक्टर्स पूरा एक चैप्टर है, उसमें ये होगा। तो हम लोग वैसा मटेरियल बनाते हैं कि एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन हमेशा देगा एंड दूसरा जो हमेशा पॉजिटिव है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, समझे? ठीक है, ओके। बट केमिस्ट्री में अपने को इतना तो पढ़ना है कि कौन से मटेरियल इलेक्ट्रॉन को इजीली दे सकते हैं। क्वेश्चन समझा? ओके। ये तुम लोगों ने स्कूल में थोड़ा सा पढ़ा है, इसलिए अभी इधर ही बता रहा हूँ, रवि सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मुझे बताओ कौन से मटेरियल इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं? जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई रहती है वो, या जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो रहती है? लो रहती है वो। समझ में आ रहा है? कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट रहती है? ठीक है, बता दो। अब पहले मुझे बताओ। हाँ करेक्ट है। अच्छा, डायरेक्ट आंसर पता है तुम लोगों को? सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट रहती है, सबको पता है? ओके। तो आइंस्टाइन ने, आप जिस किसी को अगर फिर भी डाउट रहेगा तो रवि सर भी कराने वाले, ये प्रोडक्ट टेबल में होगा, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने यहाँ पे जो मटेरियल लिया था ना, वो उस टाइम पे सीजियम लिया था। बोलो। नहीं, फ्रांशियम इतना मिलता ही नहीं है कि हम लोग उसकी एक मेटालिक स्ट्रिप बना पाए, बहुत कम मिलता है। और आइंस्टाइन के पास था नहीं, मतलब तभी तो बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत कम है। हाँ, बट रेडियो एक्टिव भी है तो वो डिसइंटीग्रेट होकर बेरियम और इसमें बनता है, बेरियम एंड क्या दूसरा है,
क्रिप्टॉन, हाँ थैंक यू। नहीं नहीं, हीलियम और रेडॉन, हीलियम एंड रेडॉन में जाते नहीं, बेरियर नहीं नहीं नहीं, वो तो यूरेनियम का है, कुछ तो है यार, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, बट वो रेडियो एक्टिव है तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल एलिमेंट्स में, तो फिर वो प्रॉपर्टी दिखाई नहीं सकता, इसलिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मेटल जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज कर सकते हैं इज व्हाट, सीजियम। समझ में आ रहा है? ओके, एंड नेक्स्ट इनको बोलते हैं, अभी कुछ नाम है और कुछ नहीं, इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि फोटोन से निकला है, ठीक है। जब वायर में से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है। करंट कैसे ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो के? अपोजिट डायरेक्शन में। ये पता है ना तुम लोगों को? हाँ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को तो बोल भी रहा था, ठीक है, समझा। तो जो करंट फ्लो होता है उसे बोलते हैं फोटो, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो करंट, ठीक है। एंड इस पूरे बैटरी को बोला जाता है, ये बैटरी बन गई बाय द वे, जो करंट प्रोड्यूस करती है उनको बैटरी बोलते हैं। तो इस पूरे बैटरी को बोला जाता है फोटो वोल्टाइक सेल, ठीक है। कोई भी दिक्कत? एंड द बेस्ट मेटल विच कैन बी यूज्ड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल इज सेल इज सीजियम। समझे? लिख दो। एंड इसके लिए आइंस्टाइन को 2021 में नोबेल प्राइज मिला था। 21 में, हाँ, जल्दी नहीं मिलता, हाँ बहुत टाइम लगता है, कुछ मतलब एक्चुअल इस्तेमाल होना चाहिए ना उसका, तब जाके। हाँ नहीं नहीं नहीं, जिंदा था वो, जिंदा था। मरने के बाद किसी को ये नहीं। 1921 2021 बोला, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, इतना भी नहीं रहे। 2021 में मोबाइल की बैटरी जिसके लिए बनाई है ना, उनको नोबेल प्राइज मिला है। हाँ, वो नोबेल प्राइज हमेशा जिंदा लोगों को ही मिलता है, इसलिए गांधी को नहीं मिला। हाँ, नहीं तो गांधी जी को पीस प्राइज देने वाले थे। आपने कोई इधर पॉलिटिकल डिबेट नहीं करनी है, रुको, ठीक है। हाँ बोलो। वायर फिजिक्स मतलब लिटरली, हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, हाँ। वो पॉजिटिव नेगेटिव होल का सीन है, वो पढ़ाएंगे तुमको, अभी छोड़ो, मतलब ये सब फिजिक्स का ही पार्ट है ना, इसलिए अभी मुझे जितना रिक्वायरमेंट है और जितना अपने सिलेबस में उतना करके मैं निपट रहा हूँ। नहीं, इलेक्ट्रॉन तो 1859 में डिस्कवर हुआ था ना। हाँ, तो 1859, हाँ 1897, नहीं 97 नहीं, मैंने गलत लिख कर दिया है क्या? 59 बोला था। अच्छा 1897 है क्या? ठीक है 97, तो ये तो 1905 में है ना, बाद में ही है। नहीं नहीं नहीं, 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। श्योर हो? देख लेना बाद में, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। बट रदरफोर्ड ने वैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की थी। हाँ, नहीं, उसने वो एटॉमिक मॉडल बनाया था सबसे, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का। 1911 में किया था। और उसके पहले उसने प्लम बॉडी मॉडल जेजे थॉमसन ने बनाया था ना बेटा, जेजे थॉमसन ने बनाया था। हाँ हाँ, तो आइंस्टाइन ने भी वही किया ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बताया है। इलेक्ट्रॉन तब तक डिस्कवर हो गया था। अब बढ़े आगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वर्क फंक्शन। लिखो वर्क फंक्शन। जिसका सिंबल रहता है फाई। सिंबल समझ में आ रही है? फाई, ठीक है, फाई फाई, हाँ 5 नहीं है, 5
ए गधो पाई नहीं, अच्छा फाई था, हाँ ठीक है, हाँ okay. मतलब उसका आधा किसके लिए है? ओके ठीक है। क्या क्या पता नहीं, मतलब मैथ्स में हम लोगों की इसमें नहीं था, सिलेबस चेंज ही हुआ है ना मेरे। मैं तेरे उम्र का हूँ क्या? बस साले, हाँ मैं बहुत पहले पढ़ा हूँ। नहीं तो ओके ठीक है। फाइव फाइव अब लिखो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन, द तुम जरा रुको, महीने भर के बाद मिलना, अभी शुरुआत में है ना, इसलिए कुछ बोल रहा नहीं हूँ, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, रुको। अब मैं याद रखता हूँ भाई, खुन्नस पकड़ के रखता हूँ मैं। अब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन is called as work function, ठीक है, is called as work function। चलो बताओ, if energy of photon is less than work function, photo current जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। if energy of photon is equal to phi, photo current जनरेट होगा? होगा। and if energy of photon is greater than photo work function, हाँ फोटो करंट जनरेट होगा एंड काइनेटिक एनर्जी आएगी, ज्यादा नहीं जनरेट होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मतलब मूवमेंट, हाँ फास्ट मूव करेगा, हाँ मतलब एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट पे जल्दी पहुंचेगा, उतना ही, ठीक है वैसा। अब करेक्ट, यस, तो वर्क फंक्शन इज अ फैंसी नेम टू आयनाइजेशन एनर्जी। Only difference is ionization energy is applicable for gaseous atoms. Work function is applicable for a metallic solid. ठीक है, मतलब metallic solid ना, metal है solid वैसा। तो no photo current, photo current plus kinetic energy, ठीक है। So now what is the formula then? Energy is equal to, sorry, energy of photon is equal to work function plus kinetic energy। ये सेम फॉर्मूला हम लोग घिस रहे हैं हर एक जगह पे, सिंबल्स चेंज हो रहे हैं सिर्फ, ठीक है, कोई भी दिक्कत? ये अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? ओके अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड? मैक्सिमम लेवल या फिर लिमिट, ठीक है, तो लिमिट, ठीक है, तो लिमिट जो रहेगी वो मैक्सिमम रहती है, जैसे इसने बोला, ठीक है, तो इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये लिमिट मैक्सिमम नहीं, लिमिट मिनिमम रहती है, हाँ मिनिमम इतना, मतलब अगर मेरे पास टैंक है तो टैंक अगर 1000 लीटर का है तो मैं 1000 तक ही भर सकता हूँ, 1000 2000 भर सकता हूँ क्या? तो मिनिमम उसकी लिमिट हो गई 1000, समझे? वैसा 1000 लीटर का टैंक है ना भाई, 1000 लीटर के ऊपर टैंक की लिमिट 1000, टैंक की लिमिट मैक्सिमम 1000 है, तो उसके ऊपर नहीं जा सकते ना, तो ऊपर नहीं जा सकते मतलब वो उधर तो मतलब मिनिमम है ना, टैंक की मैक्सिमम लिमिट 1000 है। पानी कितना भरा जा सकता है? तो अगर मिनिमम 1000 है तो मैक्सिमम क्या है? रुको मिनिमम तो 0 भी हो सकता है, मिनिमम तो 0 1 सब हो सकता है। हाँ तो उसके नीचे रुको एक मिनट, हाँ रुको सॉरी चलो यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली टैंक का एग्जाम्पल ही गलत जा रहा है मेरे ख्याल से, फिर रुको। हाँ अगर मतलब कोई चीज भाग रही है 40 किलोमीटर की स्पीड से एंड मुझे उसे पकड़ना है, तो मुझे मिनिमम स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी?
उससे ज्यादा रखूंगा तो चलेगा, चलेगा, पकड़ तो इजीली पाऊंगा। हाँ, तो वैसा वाला वो एक टाइम का एग्जाम्पल ही अपना गलत जा रहा था, टाइम का एग्जाम्पल ही गलत जा रहा था। हाँ, ठीक है, ये समझे ये, ठीक है। तो वैसा, तो यहाँ पे भी मतलब वैसा ही है, मुझे किसी चीज को निकालना है, उसके लिए कितनी मिनिमम एनर्जी देनी है, 5 की, 5 की मिनिमम ना, मिनिमम एनर्जी कितनी लगने वाली है, 5। इस 5 के मिनिमम एनर्जी पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी रहेगी, समझ पा रहे हो? उससे ज्यादा अगर मैं फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करूंगा नीचे वाला तो चलेगा क्या, चलेगा ना। अरे एनर्जी फोटोन अगर पहली बात, एनर्जी का रिलेशन क्या था, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब एनर्जी प्रोपोर्शनल टू न्यू, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी चल रही है तो यहाँ पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी चलेगी, मिनिमम एनर्जी कुछ तो है तो कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी रहेगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी यूज करूंगा, मतलब एनर्जी और कम करूंगा तो चलता है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है? तो दिस इज द मिनिमम लिमिट, ठीक है। तो देखो, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, it is the minimum frequency required to eject a photoelectron, to eject a photoelectron, ठीक है, to eject a photoelectron, जिसका फॉर्मूला क्या है, सॉरी मतलब इसका यूनिट सिंबल क्या है, न्यू नॉट, ठीक है, न्यू जीरो न्यू नॉट, ठीक है। एंड फिर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आ जाता है, दिस इज इक्वल टू h nu naught, because work function is the minimum energy required. उस मिनिमम एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट इज न्यू नॉट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिख के दी थी, दैट इज द मिनिमम एनर्जी, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट, क्योंकि दोनों में सेम ही है, मिनिमम एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उस एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो फॉलोड, पक्का। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद दूसरा आएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या हुआ? करेक्ट। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, बिकॉज उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो उसकी डेफिनेशन लिख दो, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू eject a photoelectron, maximum wavelength required to eject a photoelectron। उससे नीचे की चलेगी, क्योंकि वेवलेंथ अगर कम होते जाएगी तो एनर्जी बढ़ते जाती है, ज्यादा एनर्जी चलेगी ना। लिमिटिंग, मिनिमम मैक्सिमम दोनों में से कुछ तो एक रहेगा, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। डन, ओके। तो वही दिस वेवलेंथ विल करस्पॉन्ड टू आवर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मैक्सिमम एनर्जी थी, सॉरी मिनिमम एनर्जी थी, उस एनर्जी पे जो वेवलेंथ रहेगी वो अपनी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहेगी। तो फाई का फॉर्मूला क्या होगा, hc बाय लैम्बडा नॉट। ये कुछ समझ पा रहे हो ना? ये सब लिमिटिंग चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, लिमिटिंग एनर्जी, लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, लिमिटिंग वेवलेंथ, सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ओके, लिख दो। तो फाइनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे फॉर्मूलाज, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन तुम लोगों को फॉर्मूला चेंज करने पड़ेंगे। ओके, फर्स्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। What is the formula of work function in terms of nu naught? तो h nu naught है, तो h nu naught। What is the formula for kinetic energy? And what is the formula for energy of photon? Energy of photon
एच न्यू। अगर मैं लैम्डा के टर्म्स में लिखने चाहूं तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन पे जो फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पे जो वेवलेंथ तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूलाज है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन तीनों में से कोई एक यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये बहुत फॉर्मूला बेस्ड हो गया ना, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसे अजीब लग रहा होगा, उल्टा सुल्टा कुछ। तो क्वेश्चन देखोगे खुद से समझ में आ जाएगा क्या करना है, डोंट वरी, ठीक है। बहुत सी बार तो ट्रिक्स भी अपने पास वो यूज करनी पड़ती है। अपन एच और हम दोनों काट सकते हैं ना फॉर्मूला हाँ वही हाँ तो काट तो उधर डिवाइड भी करना पड़ेगा। कर भी देंगे तो काट ही तो सकते हैं ना, तो यानी भी वन में हो जाएगा ना दोनों का। 1 by lambda is equal to 1 by lambda naught plus half mv square upon hc। हाँ तो वो वही बोल रहा हूँ, वहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तब जाके, सॉरी डिवाइड भी करना पड़ेगा तब जाके काट सकते हैं। हाँ यस ठीक है, हो गया। अब डायरेक्ट थोड़े से पीवाईक्यूज करते हैं, मतलब मैं क्वेश्चन बना के देने के बदले डायरेक्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी तुम लोगों को आइडिया लग जाएगी, ठीक है। क्या 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 बोल रहे थे? पक्का सच में कभी गिरा नहीं था ना तू? बता दो। कोई तो मेरे अकाउंट को टच करता है। ये हम लोग ने पहले कभी यूज किया है? बताया सर, ओके चलो आज देख भी लो। ये फ्री का फुकट का एप्लीकेशन है, ठीक है, तो डाउनलोड करके रखना। कोई यहाँ पे एप्पल यूजर है, एप्पल यूज करने वाला, मतलब तू है? हाँ तो तू एक एंड्रॉइड का फोन खरीद लेना, ठीक है। और एल्स तुम लोगों को सफारी ब्राउजर यूज करना पड़ेगा, सफारी या फिर क्रोम, इसमें से हो जाएगा, ठीक है। ओके अब किधर दिख रहा है क्या टॉपिक का नाम अपने? फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिख रहा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक मास है, अनसर्टेनिटी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोर्स मॉडल है। बोर्स मॉडल में शायद से रह सकते हैं, बट उसमें भी जाके ढूंढना है, या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर्स मॉडल में रह सकते हैं, देखते हैं। नहीं है साला, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखते हैं। अगर नहीं मिला अभी तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस ही देखना स्टार्ट करेंगे। क्या फालतू कर रही है? ऑफ मैटर है ना ये, इसलिए मैं मतलब मैटर में एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम। हाँ ये है, हाँ ये है, ये कर सकते हैं। मतलब अब ये अभी नहीं करेंगे, ओरली, ठीक है, ओरली आंसर बता देना। किलोजूल पर मोल में चाहिए, वेवलेंथ देके रखिए, समझा? तो 1240/242 और फिर बाद में 96,500 या फिर 96.5 आंसर आ जाएगा इसका बाद में, पक्का? ओके क्या नियरेस्ट इंटीजर है, इंटीजर टाइप है क्वेश्चन, ऐसे टूटा फूटा एकदम क्लोज का आंसर निकालने का इसमें। हाँ अब क्या एमसीक्यू भी आ सकता है या फिर इंटीजर, तुम लोगों को पता है ना पेपर पैटर्न पे? ये कौन सा स्कैम किया है भाई मेरे साथ तुम लोगों ने? रुको, अब यहाँ पे जेई वाले कौन कौन है और नीट वाले कौन से है? तुम लोगों को इंटीजर टाइप नहीं रहते, नीट वालों को नहीं रहता। जेई वालों के लिए एक सरप्राइज है। अबे साला जेई में
3 सब्जेक्ट रहते हैं, पी सी, तीनों में 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज एंड 5 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप रहते हैं। हर एक क्वेश्चन अगर राइट गया 4 मार्क्स, अगर रॉन्ग गया -1 मार्क्स। तो ये 360 किसने बोला? अब एडवांस 360 का है आजकल, एडवांस 360 मार्क्स का है, तो वो बोला होगा। अब ध्यान दो बे, एडवांस में तो एडवांस का भी पेपर पैटर्न पता ही कि नहीं? अभी तो आपने को आज यही पता चल रहा। ओके, एडवांस में एमसीक्यूज रहता है। रुको बोलने तो दे पूरा। उसके बाद रहते हैं एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन। उसमें ABCD 4 अगर ऑप्शन है तो उसमें AB, ABC, ABD ऐसे, हाँ 4 में से कोई 3 करेक्ट, 2 ही करेक्ट, या फिर कोई एक भी करेक्ट रह सकता है। साला एमएसक्यू बोल के एक ही करेक्ट रहता है, उसमें भी स्कैम होता है। ठीक है, वैसे एडवांस के एकदम तो और मतलब खतरनाक है। प्लस एडवांस में इंटीजर टाइप नहीं रहते, उसमें न्यूमेरिकल टाइप रहता है। Now what is the difference between integer type and numerical type? इसमें अगर तुम लोगों को आंसर आया 5.97 समथिंग, तो तुम लोग इसको घुमा के लिखोगे 6, जो कि बहुत इजी है। वहां पे साला तुम लोग को 5.96 ही लिखना है। एकदम मजेदार चीज। ठीक है, चलो तो एसी एमएसक्यू नहीं रहता मेंस में। हाँ, अब चलो, तो अभी तुम लोगों को शॉक लग गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करते एक बार देख ही लेते साला। तो देखो 1240 अपॉन 242, वो नंबर जानबूझ के अच्छे देते हैं, इतना कुछ खराब नहीं देगा। ठीक है, तो अगर देखोगे तो इसका 5 टाइम्स ऊपर वाला नंबर है अप्रॉक्स। हाँ 1210 आएगा। अरे 10 टाइम्स किधर करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 0 1 1 1 नहीं आएगा, और 1210 ना। हाँ तो वही तो बोला, कोई तो तुम 20 बोल रहे थे, मैं 10 ही बोल रहा था। हाँ 1210 आएगा, तो ठीक है ना। 19 20 तो 1 रुको भाई, ये हो जाएगा 5। फिर लेटर से तुम लोगों ने पॉइंट डाल दिया, तो 30 बचे। 30 की वजह से 300 हो गया, तो 5.1 हो रहा है। किधर इतना कुछ, 5.1 मस्त आंसर है, चलता है, समझे। फिर बाद में तुम लोगों को सिर्फ 5.1 को 96.5 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज नॉट दैट बिग अ डील, कर ही सकते हो, समझे। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देता है। 5 मतलब 25, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर बाद में 32, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 40 48, समझे। फिर बाद में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 आएगा। ठीक है, फिर बाद में 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 492। ठीक है, तो आंसर आएगा 492.1 के बदले क्या लिखेंगे 492। अब सारा गलत गया तो पचका हो जाएगा। मैंने ऊपर से कैलकुलेशन किया वैसे तो, बट ठीक है चलो। 494 आंसर आ रहा है, गलत हो गए। कहाँ पे गड़बड़ हुई है, उन्होंने अप्रॉक्स नहीं लिया साला, इन्होंने एग्जैक्ट लिया हुआ है, ये गड़बड़ है। हम लोगों के इसमें वो राउंड ऑफ है ना, वो दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इसमें दुख ले लेने का थोड़ा सा और आगे बढ़ जाने का। ठीक है, हाँ अभी सच्ची मतलब क्या नहीं हाँ, अरे नहीं अटेम्प्ट करने का। सी द थिंग इज कि ये तुम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम लोगों को एक आइडिया लगेगी। बहुत सारे क्वेश्चन में वो देते हैं कि 96.5 किलो जूल ये लेना है राउंडेड ऑफ, देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं करना है, समझे। ओके नेक्स्ट। हाँ ये वाला इजी है, देखो ये वाला करो, ओरली करो। द वर्क फंक्शन ऑफ फ्यू मेटल्स आर गिवन बिलो। The number of metal which will show photoelectric effect when a photon of light 400 nanometer falls on it. ठीक है, 400 नैनोमीटर की एनर्जी
3.1 ओरली सबको आ रहा है अभी 1240 को 400 से डिवाइड करना 3.1 में कौन से मेटल्स का आयनाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है बाय द वे इन्होंने इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए समझ में आ रहा है तो 3.1 में इसका आयनाइजेशन होगा लिथियम का फोटोन की एनर्जी 3.1 है आयनाइजेशन के लिए 2.4 चाहिए होगा कि नहीं होगा होगा तो 1 का होगा सोडियम कितना आंसर हर इंटीजर टाइप डिफिकल्ट नहीं रहता बाय द वे वो कुछ रहते हैं मतलब नहीं तो पूरा पेपर इजी बना देंगे तो क्या ही मतलब है ना मतलब अभी डायरेक्ट हम लोग जेई की क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो एक डिफरेंस आएगा तुम लोगों को समझेगा क्या हाँ क्योंकि वो बोल रहे हैं बड़ा फॉर्मूला यूज करके करो बट तुम लोगों को इतने की जरूरत ही नहीं है हाँ ये समझे ये नेक्स्ट चलो थियरी वेरी अभी नहीं घंटा लाना है मेरे को हाँ ये वाला करो चलो पहले क्वेश्चन सब जन लिखेंगे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो फिर सॉल्व करो अरे नहीं रुको ये डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस है सॉरी ये अभी तक नहीं हुआ है ये नहीं कर पाओगे ये तो डी ब्रोगली है मैंने अनसर्टेनिटी नहीं किया है ये भी नहीं होगा ए शांति रुको ना मुझे तो रीड करने दो अरे नहीं उधर स्क्वायर एंड रूट का रिलेशन रहता है तो नहीं होता चलो करो हाँ बाय द वे देखो उन्होंने नंबर कितने सुंदर दिए हुए हैं हाँ तो इधर ट्रिक के पीछे मत भागना इधर ओरिजिनल फॉर्मूला ही यूज हो सकता है वो नंबर देख के समझने का देखो 6.63 दिया और h की वैल्यू भी 6.63 है कैंसिलेशन होने वाले नंबर्स है समझ पा रहे हो तो उस हिसाब से तुम लोग डिसाइड करोगे ट्रिक यूज करनी भी है कि नहीं करनी है ठीक है तो अभी ओरिजिनल फॉर्मूला से सॉल्व करना है सब जन पहले क्वेश्चन लिखेंगे कोई भी डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करेगा हाँ 6.626 रहता है ना ओरिजिनल लिखा के दिया नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है ना मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये पहले तो क्वेश्चन लिखा क्या पहले पक्का आओ देख रहे हैं क्या पूछा क्या है इसमें अच्छा तो वो लिखा ओके मुझे आंसर चाहिए वहां पे टाइप करने जैसा वो तू दे कभी मुझे वहां पे टाइप करके आंसर आ जाए ऐसे बताओ खत्म बिना डिस्कस किए खुद से सॉल्व करो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग 300 नैनोमीटर उसका आंसर आया था 6.63 × 10⁻⁹ जूल्स ये उल्टा क्वेश्चन है 6.63 × 10⁻⁹ जूल्स की वेवलेंथ पूछी है खत्म बाकी सब सेम है वो पावर पहले से लिख के देते हैं × 10⁻⁷ तो तुमको सिर्फ 3 टाइप करना रहता है आएंगे वैसे भी क्वेश्चन आएंगे देखते हैं चलो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा या फिर फाई इज इक्वल टू hc लैम्बडा नॉट ठीक है वो फॉर्मूला यूज करो वैल्यूज पुट करो देखो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा वैल्यूज पुट करो जल्दी जल्दी एंड क्वेश्चन लिखने के बाद हाँ इसमें और एक अच्छी बात है मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ कितने क्वेश्चन के लिए मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगता है
फिर बाद में तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सब कुछ दिखता है इसमें, अच्छा है ये। ओके हाँ सर, सारे एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज। अब ध्यान देंगे तो देखो, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, या फिर करेक्ट फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू एच सी लैम्बडा नॉट। यहां पे तो एनर्जी इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 विच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू 8। 6.63 कट 10 रेज टू माइनस 19 और इसमें से माइनस 15, ठीक है। एंड फिर बाद में अपॉन लैम्बडा, हाँ तो लैम्बडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू मीटर, बट नैनोमीटर के लिए क्या लगता है 10 रेज टू माइनस 9। तो 10 रेज टू माइनस 9 करने के लिए देखो 3 इंटू 10 रेज टू 2 अपॉन 10 रेज टू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। बता रहा हूं, देखो तुम लोगों को नैनोमीटर में लेके जाना है, नैनोमीटर में लेके जाने के लिए इसको माइनस 9 करना है। जिस किसी को पॉइंट कन्वर्जन डिफिकल्ट जाता है उसके लिए बता रहा हूँ, जिनको डायरेक्ट आते हैं ओरली वेरी नाइस, मतलब उनको ये देखने की जरूरत नहीं है। अब देखोगे तो 10 रेज़ टू 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई किया मतलब आंसर को चेंज कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं। अब ये जब ऊपर जाएगा -2 बनेगा, -2 मतलब 10 रेज़ टू माइनस 9 जो अपने को चाहिए है, एंड 10 रेज़ टू 2 मतलब 100 इंटू 3, तो ये बनेगा 300 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9 मीटर विच इज नथिंग बट 1 नैनोमीटर। तो आंसर कितना आ रहा है 300 नैनोमीटर। ये क्या क्या समझा? जिस किसी को अगर पॉइंट स्विच करने में दिक्कत होगी तो ये तुम लोग मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ओके। अब करो टाइप, कैलकुलेशन वापस तुम लोग घर पे जाके एक बार खुद से करना, ठीक है। अब तो 300 दैट इज योर आंसर। करो यार, बट वो जो मुझे क्वेश्चन, ये बहुत इजी है भाई, ये एच न्यू से हो जाएगा, ये स्किप कर दे। एच न्यू एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू, ठीक है, ओके। मिनिमम एनर्जी है ना, मतलब सिर्फ, तो एच न्यू इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है साला। 6.6 इंटू 1.3 13 6 78, ठीक है। तो 78 के क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है? ठीक है, इसलिए नहीं करना है, मतलब इसलिए मैंने बोला स्किप कर दे इसको, तो करते हैं। चलो अब मुझे जो टाइप का क्वेश्चन चाहिए वो मिल रहा नहीं, रुको एक मिनट ढूंढते हैं अभी बीच में कोई भी इजी वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करो। मोनोक्रोमैटिक मतलब लाल कलर की लाइट, एक सिंगल कलर। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब कलर, एक सिंगल कलर की रेड लाइट, वैसा मतलब रेड कलर की लाइट। चलो ये सॉल्व करो। हाँ, अब ये ध्यान दो भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड पूछा है, एंड उसके लिए तुम लोग पहले पावर का फॉर्मूला यूज करोगे। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया है एंड टाइम कितना बोला है? हाँ, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो 50 इंटू, और वॉट का यूनिट रहता है जूल सेकंड, जूल पर सेकंड, सॉरी। तो पर सेकंड एंड सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है 50 जूल्स। एक सेकंड में 50 जूल्स इन्वॉल्व है, समझे? 50 जूल्स के लिए कितने फोटॉन्स लगेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड, समझे? जिसका फॉर्मूला तुम लोग यूज करोगे, एनर्जी इज इक्वल टू वेवलेंथ दी है ना भाई, हाँ, नहीं NHC पावर लैम्बडा, हाँ, n where n is what number of photons। हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि 10 फोटोन या 15 फोटोन का कुछ कैलकुलेशन किया था, ये उल्टा क्वेश्चन है। एनर्जी दी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है, ठीक है। हाँ, तुम्हारा डाउट, अगर पावर आई तो क्या उसका नाम है, जीतू क्या, जीत पहला वाला था, वो 10⁻20, वो तुमने बोला था ना पावर कैसे टाइप करेंगे, तो पावर हमेशा लिखी हुई रहती है पहले से, तुमको सिर्फ बाजू का नंबर निकालना रहता है, ठीक है।
किससे निकाल रहे हो तुम? ट्रिक से निकाल रहे हो? नहीं इससे इससे ना, हाँ तो नहीं, एच तो जूल्स में है ना, तो जूल्स में ही आएगा। सर इसमें 12400 नहीं, क्योंकि इसमें सारे नंबर जो है जूल्स वाले ही दिए हैं, बहुत कुछ दिया है। उससे भी हो सकता है, पर वो और लेंदी हो जाएगा। जूल में तो बट इसका तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, किसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? मीटर है तो मीटर रुको, हाँ ठीक है। ये तुम लोग तुम्हारे फोन बाहर देते हो तो साइलेंट किया करो। तुम्हारे फोन बज रहा है ना? नहीं, अभी तो तुम्हारे फोन लेना स्टार्ट नहीं किया है। हाँ आ सकता है वैसे तो। क्या किया चलो मैं दिखाता हूँ, देखते हैं। ओके यहाँ सुनो बे, इसका शायद से आंसर प्रैक्टिकल नहीं आए। सुनो सुनो सुनो, 2022 तक पेपर पैटर्न थोड़ा और अलग था। 20 MCQs, 10 इंटीजर टाइप्स एंड दैट टू विथ 5 ऑप्शंस, ऐसा रहता था। हाँ मतलब टोटल 10 इंटीजर टाइप रहते थे जिसमें कोई भी 5 सॉल्व करने रहते थे। तो कुछ क्वेश्चंस 5 में से, मतलब 10 में से 3-4 तो ऐसे रहते थे जिनका कैलकुलेशन तुम लोग कर ही ना पाओ वहां पे, जो कि टाइम कंजम्पशन के लिए। मतलब इसके पहले वाले मतलब देखा फटफट आंसर आ रहे थे, अच्छे खासे आ रहे थे। अभी 2021 में है ना हम लोग, तो ये ऐसा क्वेश्चन शायद से हो सकता है जो वहां पे एग्जाम में सॉल्व ही ना हो पाए। वो जानबूझ के ऐसे कैलकुलेशन देते थे सो दैट कि तुम लोगों को वहां पे डिसीजन लेना रहता था कि ये सॉल्व करना भी है कि नहीं करना है। समझे? विदाउट कैलसी हो ही नहीं सकता, ऐसे भी क्वेश्चन दे देते। तो शायद इसकी वजह से ही यहाँ पे ऐसे आ रहा है और कुछ नहीं। तो एनर्जी इज इक्वल टू 50, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर भी। n इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 795 इंटू 10⁻⁻9। काहे का ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। क्या क्या? हाँ वो भी कर सकते हैं, इतना कुछ नहीं, बट स्टिल मतलब जो भी है तो, बट ये सॉल्व करना बहुत ही लेंदी दिख रहा ही है। मतलब समझ में आ रहा है कि ये नहीं हो पाएगा। ठीक है हाँ हाँ, तो उसको कन्वर्ट किया ना मैंने 10⁻⁻9 मीटर में। बताओ, कन्वर्ट करना पड़ेगा वहां पे। हाँ मतलब 990 10⁻5 नहीं, हो ही नहीं सकता। 10⁻20 के रेंज में ही आना चाहिए। वो एंडिंग में कन्वर्ट करने का बेटा। रुको, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, ऐसे भी क्वेश्चन बाद में करा दूंगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, चलो भाई थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर ही लेते, चलते हैं। रुको शांति। अब n इज इक्वल टू 50 इंटू दिस, बराबर 50 से इसको मल्टीप्लाई करना कुछ बड़ी बात नहीं है। 5 5 25, 2 कैलकुलेट हो गया 45, 7 4 कैलकुलेट हो गया एंड 3 9। ओके, इंटू और एक 0 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 6.63 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 19.89 ना, इंटू 10⁻⁻ कितना? -26। ये ऊपर जाएगा एंड फिर इसको डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? 10⁻20 से -26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस ना, मतलब कितना हो जाएगा? 15। ओके 10⁻15 एंड अब इसको डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? अब इसको ज्यादा से ज्यादा तुम लोग 20 ले सकते हो, 20, बट 20 से भी आंसर पूरा गलत। क्या 17? अच्छा मुझे क्या पता, किसी ने बोला मुझे। अब 20 से इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 20 1 जा 20, 197 बना। 197 मतलब 20 40,000 ले लूं। हाँ चलो इसको भी 40,000 लेते हैं। कितना आएगा? 2,000 कि 20,000? हाँ 40,000 अपॉन 20 बराबर है ना? हाँ 2000। ओके तो 2000 विच इज 2 इंटू 10⁻3 आ गया ना 10⁻20 में आंसर। क्यों? मतलब पहले से लेना है तुम लोगों को, समझे क्या? नहीं तुम लोगों ने किधर तो कैलकुलेशन में गलती की है। फिर मेरा आंसर करेक्ट है, मेरे को पता है। हाँ कर रहे हैं ना। रुको, क्या समझा? ये कैलकुलेशन खुद से कर लोगे, क्वेश्चन लिख के रखा है सब लोगों ने।
ओके तो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व करने लायक था, ठीक है, तो है ना, क्या हुआ, गलत है यार, करेक्ट है, ठीक है, ये समझे, हाँ तो मेरे को आता है बस क्या। ये भी वैसे टाइप का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स वाला। अभी सॉल्व नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, रुको, अब 31 हो गया ना, मुझे जो एक क्वेश्चन लेना था साला वो ही नहीं मिला। हाँ ये देखो, ये ऐसा वाला क्वेश्चन, नहीं ये भी नहीं, बक ठीक है। ए भाई ना भाई, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके तुम लोग खुद से भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ 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 सब कुछ, यस यस, हाँ। और हाँ भाई ना, इस एप्लीकेशन का एक एडवांटेज सुनो बे, इधर एनालिसिस करके एक आता है साला, होम किधर है बेटा, किधर है एनालिसिस, इतना घूम के नहीं जाना पड़ता बेटा, ठीक है, किधर है, हाँ ये देखो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, 4 क्वेश्चन करेक्ट है, 80% एक्यूरेसी, इस वीक की है ये, रुको ये ऐसे वाला भी नहीं, मतलब आज के हफ्ते भर में, ठीक है, हाँ अभी खोला है मैंने, बट सुनो सुनो वैसा नहीं रहे, हाँ इधर केमिस्ट्री एनालिसिस, सिर्फ पूरे चैप्टर का, मतलब पूरे इसका, तो देखो भाई 30 में से 5 अप्रैल से, मतलब हर वीक वाइज यहाँ पे आता है, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, सॉल्व दिस वीक, टोटल क्वेश्चन सॉल्व 80%, नहीं ये वीक का ही है अपने को, इसमें मंथली, हाँ मंथली, तो सॉल्व दिस मंथ 68 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, 84% की एक्यूरेसी है, 1 मिनट 6 सेकंड मुझे लगते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये पूरा ऐसे तुम लोगों को डेटा मिलता है। फिर बाद में पहले वाले भी मंथ्स का, मैं तो मतलब इधर ही कर रहा हूँ, अटेम्प्टेड 35, 82% की एक्यूरेसी एंड 1 मिनट 70, मतलब समझ में आ रहा है, टाइम के साथ ये मिलता है, जिधर भी ज़्यादा टाइम लगा, मतलब वो डिफिकल्ट चैप्टर चालू था तो सॉल्व करने में मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करते करते टाइम लग रहा है और क्या वैसा, एंड 70% एक्यूरेसी, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये पूरा पता चलता है, समझ में आ रहा है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके सब जन इसमें से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। अभी के लिए तो मतलब ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड से जब पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद तुमको होमवर्क में खुद से ही दे दूंगा, ओके। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन, बाय बाय।